हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम महाराष्ट्र बोर्ड ने जो हमें क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड की है तो उसमें से इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट जो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने वाली हूँ। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, आपको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं देना है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको जो क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाए। यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी 2A तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स लिखने में काफ़ी हेल्प होगी। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2B डिस्टिंग्विश बिटवीन है। तो जो पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो है स्लाइसिंग मेथड एंड लंपिंग मेथड। तो स्लाइसिंग मेथड एंड लंपिंग मेथड, तो आपको जैसे मैंने पहले भी है ना जब ये एक्सप्लेन किया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन किस तरीके से लिखना चाहिए, तो यहाँ पर पहले मीनिंग होना चाहिए, नहीं तो डेफिनेशन। फर्स्ट पॉइंट बोर्ड की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि आपको मीनिंग नहीं तो आपको डेफिनेशन लिखना है कंपैरेटिव उसमें। तो यहाँ पर व्हेन द होल इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी ऑफ ईच यूनिट सेपरेटली स्टडी करने के लिए, इट इज कॉल्ड एज स्लाइसिंग मेथड। तो उसको स्लाइसिंग मेथड बोलते हैं। लंपिंग मेथड किसे बोलते हैं? तो व्हेन द होल इकोनॉमी स्टडी, जब पूरी की पूरी इकोनॉमी एक साथ स्टडी की जाती है इन बिग लम्प्स में रेदर देन स्प्लिटिंग, उसको बिना टुकड़े किए, बिना स्प्लिट किए, विदाउट डिवाइडिंग द पार्ट्स इनटू स्मॉल यूनिट्स, इट इज कॉल्ड एज लंपिंग मेथड। देन सेकंड पॉइंट आप कोई भी लिख सकते हैं, या तो माइक्रो इकोनॉमिक यूजेस द स्लाइसिंग मेथड, एकदम इजीएस्ट पॉइंट हो गया। मैक्रो इकोनॉमिक यूजेस द लंपिंग मेथड। फिर एग्जाम्पल, तो आपको है ना 2 पॉइंट कंपल्सरीली लिखना है, 2 मार्क्स का है। अगर आपको थर्ड पॉइंट लिखना है तो ये आप लोगों के लिए ऑप्शनल है। 2 पॉइंट अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई पूरा का पूरा 100% करेक्ट है, नो नीड टू राइट द थर्ड पॉइंट, तो दैट इज अप टू यू। वैसे भी आधा घंटा इंक्रीज हुआ है आपके बोर्ड पेपर राइटिंग के लिए, तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप थर्ड पॉइंट भी फॉर अ प्रिकॉशनरी इस पे बेसिस पे आप लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसमें समझने के लिए कि स्लाइसिंग मेथड मतलब स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एक्सेट्रा। एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लंपिंग में हम बोलेंगे कि टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल सेविंग्स, टोटल पूरा एग्रीगेट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, ट्रेड साइकिल्स, जनरल प्राइस लेवल एक्सेट्रा। नाउ सेकेंड डिस्टिंग्विश बिटवीन पर जाते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस पे वर्कआउट करने के बाद में आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करना होता है। नाउ यहाँ पर सेकंड पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम। कभी कभी हम जब चीज़ों को सुनते हैं तो अभी भी हमको आंसर्स अच्छे से याद रहता है और एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं, इसीलिए लिसनिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अलॉन्ग विथ रीडिंग एंड राइटिंग। नाउ पार्शियल इक्विलिब्रियम, तो पार्शियल इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन 2 फैक्टर्स। ये जो है ये 2 फैक्टर्स के बीच का बैलेंस है। जनरल इक्विलिब्रियम क्या है? तो जनरल इक्विलिब्रियम इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैनी इकोनॉमिक वेरिएबल्स, बहुत सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स की स्टडी हुई यहाँ पर एट अ टाइम। नाउ ये पार्शियल इक्विलिब्रियम कहाँ पर यूज होता है? तो इट इज यूज्ड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये आसान पॉइंट है, आपको तो ध्यान रखना है क्योंकि फीचर्स वगैरह में भी आपने पढ़ा है तो वेरी इजी, लेकिन पहला पॉइंट आपको एज अ मीनिंग और डेफिनेशन लिखना है, वो याद रखना है। इट इज यूज्ड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज यूज्ड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ जो पार्शियल इक्विलिब्रियम में क्या है कि इट स्टडीज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ सिंगल यूनिट के बारे में स्टडी करता है, लाइक अ फर्म, अ मार्केट, अ कंज्यूमर एक्सेट्रा। एंड जनरल इक्विलिब्रियम किसके बारे में स्टडी करता है? तो इट स्टडीज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द एंटायर इकोनॉमी, पूरी की पूरी इकोनॉमी के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में ये स्टडी करता है। नाउ टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी, थर्ड वन। तो यहाँ पर व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, जब है ना कमोडिटी की यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूजफुलनेस। जब वो इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीजेस बाय स्टोरिंग, उसको हम इंक्रीज करते हैं स्टोर कर गोडाउन में रखकर, स्टोरिंग इट एंड मेकिंग इट अवेलेबल ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ नीड, इट इज कॉल्ड एज टाइम यूटिलिटी। जब जरूरत के समय उसको हम जो स्टोर किए हुए सामान को प्रोवाइड करते हैं तो वो हुआ टाइम यूटिलिटी। मेकिंग इट अवेलेबल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नीड, इट इज कॉल्ड एज टाइम यूटिलिटी।
प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, व्हेन अ चेंजेस इन द प्लेस, व्हेन अ चेंजेस इन द प्लेस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स यूटिलिटी। जब हम है ना उसकी जो कमोडिटी की प्लेस जहां पर वो समझ लीजिए प्रोड्यूस हुआ है या ग्रो हुआ है, वहां से हम दूसरी प्लेस पे उसको पहुंचाते हैं तो उससे उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो उसको प्लेस यूटिलिटी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज अ प्लेस यूटिलिटी। नाउ सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे कि इट इज क्रिएटेड बाय स्टॉकिस्ट, होलसेलर्स एक्सेट्रा। अभी ये प्लेस टाइम यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है, तो जो स्टॉक कलेक्ट करके रखते हैं होलसेलर्स होते हैं, अपने गोडाउन्स में भरकर रखते हैं। एंड प्लेस यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है, तो इट इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टर्स। इसको है ना क्रिएट करते हैं ट्रांसपोर्टर्स, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में है ना ट्रांसपोर्टर्स ही हेल्प करेंगे। देन यहाँ पर थर्ड पॉइंट में एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो कि स्टोरिंग ऑफ एप्पल्स टिल दे आर ट्रांसपोर्टेड टू मुंबई। मुंबई तक पहुंचाने तक एप्पल्स को स्टोर करके रखना, दैट इज टाइम यूटिलिटी हुआ। एंड प्लेस यूटिलिटी में एग्जाम्पल में इसी एग्जाम्पल को हम लिख रहे हैं, देखिए कि एप्पल्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कश्मीर टू मुंबई। एप्पल है ना ट्रांसपोर्ट किए गए कश्मीर से मुंबई तक, तो ये प्लेस यूटिलिटी का एग्जाम्पल हो गया। नाउ यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि वेयर हाउसिंग, ये टाइम यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है, तो टाइम यूटिलिटी क्रिएट्स वेयर हाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी आप बोल सकते हो। एंड रेलवे रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। नाउ फोर्थ वन, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है, तो टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ टोटल यूटिलिटीज। सारे के सारे जो यूटिलिटीज है उनका टोटल करना, सम करना, सम ऑफ ऑल द यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स। जितने भी यूनिट्स है इन अ गिवन स्टॉक, उसमें जब आप टोटल कंज्यूम करते हो, उसको कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो उसको टोटल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट, या फिर लास्ट यूनिट भी आप बोल सकते हो। एडिशनल की जगह पे यहाँ पर एडिशनल की जगह पे आप लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी, कंज्यूमिंग लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी। देन सेकेंड पॉइंट में टोटल यूटिलिटी इज इनिशियली इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। इनिशियली ये इंक्रीज होता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, उसके रेट है ना वो गिरते जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टिंग से ही कंटिन्यूसली वो है ना क्या होता है, डिमिनिश होता है। यहाँ पर कंटिन्यूस की स्पेलिंग में आपको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है, ये स्पेलिंग में एरर है यहाँ पर, कंटिन्यूसली डिमिनिशेस। नाउ थर्ड, एट पॉइंट ऑफ सटाइटी, पॉइंट ऑफ सटाइटी पे जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या होता है, वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल पे होता है, मैक्सिमम होता है। एंड एट अ पॉइंट ऑफ सटाइटी जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो जीरो होता है, दैट इज जीरो। देन फोर्थ पॉइंट, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टोटल यूटिलिटी क्या होता है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है मार्जिनल यूटिलिटी की। यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो आप लिखेंगे इसको। देन यहाँ पर नेक्स्ट जो है थर्ड फिफ्थ वाला डिस्टिंग्विश बिटवीन, हम फिफ्थ डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंगे तो फिफ्थ डिस्टिंग्विश बिटवीन में क्या बोला है, डायरेक्ट डिमांड एंड इनडायरेक्ट डिमांड के बीच में आपको डिस्टिंग्विश लिखना है, डायरेक्ट डिमांड एंड इनडायरेक्ट डिमांड के बीच में। तो डायरेक्ट डिमांड मतलब क्या होता है, पहले उसका मीनिंग लिखेंगे। तो डायरेक्ट डिमांड इज द डिमांड by the consumer for goods which satisfy their wants directly, उनकी wants को directly satisfy करता है, वो वाला direct demand हुआ। Then indirect demand refers to the demand, indirect demand कौन सी demand, it refers to the demand for goods which are needed for further production। ये further production के लिए इसकी requirement होती है, ठीक है। फर्दर प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होना मतलब इसको जैसे प्रोड्यूसर्स वगैरह लेंगे, जो बिजनेसमैन होगा उसकी जो डिमांड होगी फर्दर प्रोडक्शन के लिए। नाउ सेकंड यहाँ पर इसीलिए पॉइंट लिखेंगे कि डायरेक्ट डिमांड कम्स फ्रॉम कंज्यूमर्स और हाउस होल्ड्स। ये जो डायरेक्ट डिमांड कहाँ से आती है, तो ये कंज्यूमर्स लोग जिनको अपने घर में कंज्यूमर्स जिनको है ना डायरेक्ट कंज्यूम करना है गुड्स, जिनकी डायरेक्टली डिमांड्स को सेटिस्फाई करेगा, डायरेक्टली उनकी वांट को सेटिस्फाई करेगा। एंड इनडायरेक्ट डिमांड कहाँ से आती है, तो इट कम्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स और फर्म और अ बिजनेसमैन, यू कैन से। नाउ एग्जाम्पल के तौर पे कंज्यूमर गुड्स लाइक बुक्स हो गया, फर्नीचर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, फूड आइटम्स हो गए। एंड इनडायरेक्ट डिमांड में हम बोलेंगे कौन से गुड्स, तो यहाँ पर डिमांड फॉर लैंड हो गया, कैपिटल गुड्स जो है ना बिजनेस में रिक्वायर्ड जितना भी फिक्स कैपिटल चाहिए, लेबर चाहिए, वो सब के लिए जो डिमांड होती है वो इनडायरेक्ट डिमांड के अंडर में आएगा। नाउ सिक्स्थ वन यहाँ पर है जॉइंट
और कॉम्प्लीमेंट्री जॉइंट डिमांड को हम कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड भी बोलते हैं एंड कंपोजिट डिमांड। तो जॉइंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कंपोजिट डिमांड। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको मीनिंग लिखना है। जॉइंट डिमांड का मीनिंग क्या है कि व्हेन 2 और मोर गुड्स आर डिमांडेड, जब एक और एक से ज्यादा गुड्स डिमांड के 2 और 2 से ज्यादा गुड्स को डिमांड किया जाता है, जॉइंटली डिमांड की जाती है, जो कि है ना सिंगल वांट को, उसकी जो सिंगल इच्छा है, वांट है, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इट इज नोन एज अ जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। कंपोजिट डिमांड में क्या होता है, व्हेन गुड्स आर डिमांडेड फॉर सेवरल मतलब मेनी, बहुत सारी डिमांड को के लिए है ना कोई सिंगल गुड की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हम कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट में जैसे कि अ राइज इन डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की डिमांड अगर बढ़ी, जॉइंट डिमांड में क्या होता है, व्हेन वन प्रोडक्ट की डिमांड अगर इंक्रीज होती है, विल लीड टू अ राइज इन द डिमांड फॉर अदर, तो वो है ना दूसरे की डिमांड को भी इंक्रीज करेगा, दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड को भी इंक्रीज करेगा। और वाइस वर्सा मतलब अगर एक की डिमांड कम हुई, फॉल इन डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट, देन इट विल लीड टू फॉल इन डिमांड फॉर अदर प्रोडक्ट ऑल्सो। तो यहाँ पर कंपोजिट डिमांड में हम क्या लिखेंगे, अ चेंज इन डिमांड, डिमांड में चेंज आना, अ चेंज इन डिमांड फॉर वन यूज विल अफेक्ट द सप्लाई इन अदर यूज। अगर कोई भी डिमांड में चेंज आता है, एक के यूज में चेंज आता है, तो उसका दूसरे पे असर होगा, दूसरा जो उसका जो सप्लाई है उस पर इफेक्ट होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलेंगे यहाँ पर जो है ब्रेड एंड बटर हुआ, जो कंपोजिट डिमांड है, अगर आपको ब्रेड चटनी खानी है, ब्रेड बटर खाना है। देन कार एंड पेट्रोल हुआ, मोबाइल एंड सिम कार्ड हुआ, मोबाइल ले लिया लेकिन सिम कार्ड नहीं लिया, तो मोबाइल का क्या फायदा, कार ले ली लेकिन पेट्रोल उसमें डाल के कार को यूज नहीं करो, क्या फायदा, कार बिना पेट्रोल नहीं चल सकती, तो जॉइंट डिमांड हो गया। देन यहाँ पर कंपोजिट डिमांड में एग्जांपल के तौर पे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी इज डिमांडेड, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड सेवरल यूजेस के लिए होती है, राइट। घर में हम पंखा चलाते हैं, लाइट ऑन करते हैं, वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, मिक्सर यूज करते हैं, तो वो सेवरल डिमांड, एक ही प्रोडक्ट है वो सेवरल डिमांड को पूरा करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो वैसे ही एग्जांपल जैसे कोल है, तो कोयला फैक्ट्री में भी यूज होता है, कोयला आयरन करने के लिए जो स्त्री वाले लोग हैं वो लोग भी यूज करते हैं। स्टील है तो स्टील के बर्तन भी बनते हैं, स्टील के फर्नीचर भी बनते हैं स्टील के, तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। शुगर है तो शुगर को स्वीट्स बनाने के लिए भी काम में लेते हैं, कॉफी बनाने के लिए भी लेते हैं, उसको हम है ना जूसेस के लिए भी यूज में लेते हैं। नाउ सेवेंथ वन, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, यहाँ पर शेड्यूल की बात हो रही है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो पहला जो पॉइंट होगा वो आप मीनिंग लिखोगे कि इंडिविजुअल डिमांड का मतलब, डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है, एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर, ये टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है, टेबल बनाते हैं हम, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कमोडिटीज दैट इज परचेस्ड बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, जिसको कौन परचेज करता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर परचेज करता है एट वेरियस प्राइस, अलग अलग प्राइसेस पे, वेरियस प्राइसेस पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि मम्मी मार्केट जाती है, आपकी मम्मी मार्केट जाती है और मार्केट से मम्मी है ना वेजिटेबल्स ला रही है, मार्केट से मम्मी कपड़े खरीद के लेकर आ रही है, तो ये है ना अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीदा कंज्यूमर ने, वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इंडिविजुअल कंज्यूमर परचेज करता है, जो भी परचेसिंग करता है। एंड यहाँ पर मार्केट शेड्यूल में हम बात करेंगे कि मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटीज, यहाँ पर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटीज हुआ ये, और किसका हुआ, ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड का एट वेरियस प्राइस बाय ऑल कंज्यूमर्स। यहाँ पर हम ऑल कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल में हम सिंगल पर्सन की, सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात कर रहे थे, और मार्केट डिमांड में हम है ना ऑल कंज्यूमर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर ऑल कंज्यूमर्स के बारे में हम बोलते हैं कि ऑल कंज्यूमर्स इन अ मार्केट, तो वो हो गया मार्केट डिमांड शेड्यूल। नाउ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है वो नैरो कॉन्सेप्ट हो गया ना, नैरो कॉन्सेप्ट हो गया, ये जो इंडिविजुअल डिमांड है वो नैरो कॉन्सेप्ट हो गया, एंड मार्केट डिमांड इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया, बड़ा, ब्रॉड, लार्ज, क्योंकि ऑल कंज्यूमर्स आ गया तो ब्रॉड हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट में आप लिखोगे कि विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की हेल्प से आप इंडिविजुअल डिमांड कर्व है ना वो ग्राफिकली उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपको उसी पॉइंट को लिखना है कि विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैन बी प्रेजेंटेड ग्राफिकली। यहाँ पर मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम लिखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ मार्केट डिमांड,
मार्केट डिमांड की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल की हेल्प से आप मार्केट डिमांड को है ना ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये इसमें डिफरेंस है। देन आपको ध्यान रखना है कि जब आप है ना डिस्टिंग्विश बिटवीन लिख रही हो तो पॉइंट है ना डिफरेंट पॉइंट्स होने चाहिए, सिमिलर पॉइंट्स नहीं आने चाहिए। यहाँ पे पॉइंट्स में डिफरेंस होना चाहिए। अगर वो सिमिलरिटी दिखाएगा तो वो डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं हुआ, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे मैंने अगर पॉइंट दे दिया होता कि जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है वो इंडिकेट करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, तो वो सेम चीज है ना मार्केट डिमांड में भी है, मार्केट डिमांड शेड्यूल में भी आती है, तो वो हमको नहीं लिखना है। आपको ध्यान रखना है कि सिमिलर पॉइंट नहीं होने चाहिए, डिस्टिंग्विश पॉइंट होने चाहिए। नाउ इट इज ऑब्टेन्ड विदाउट हॉरिजॉन्टल सबमिशन, इसका मतलब है ना इंडिविजुअल डिमांड में हमको है ना टोटल करने की जरूरत नहीं होती है, इसमें हमको हॉरिजॉन्टली मतलब स्लीपिंग ऑर्डर में हमको इसमें टोटल करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन है ना मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल सबमिशन करते हैं। आप टेबल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप टेबल आप है ना अगर आपको है ना डिस्टिंग्विश बिटवीन में अगर आपको टेबल आता है ग्राफ मार्केट डिमांड शेड्यूल का टेबल, तो आप टेबल के साथ में भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। खाली टेबल ड्रॉ करो, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब टेबल मतलब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का टेबल ड्रॉ करो एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल का टेबल ड्रॉ करके भी आप दिखा सकते हो। नाउ ये जो ये है सबमिशन मतलब सम ऑफ ऑल, ऐड करना ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर, सारे कंज्यूमर्स की डिमांड का एट अ वेरियस प्राइसेस। नाउ नेक्स्ट हम तो यहाँ पर आप टेबल 3.1 ले सकते हो डिमांड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के लिए, एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल के लिए टेबल 3.2 आप ड्रॉ कर सकते हो, वो भी आप कर सकते हो। नाउ सेवेंथ यहाँ 8th वन यहाँ पर है डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। तो डिमांड कर्व की हम बात करें तो डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ ऑफ अ डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये डिमांड शेड्यूल से जब हम ग्राफ मतलब हम डायग्राम बनाते हैं, डिमांड शेड्यूल की हेल्प से डायग्राम बनाते हैं तो उसको डिमांड कर्व बोलते हैं। एंड सप्लाई कर्व किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। तो यहाँ पर आपको जो एक छोटा सा एक करेक्शन करना है कि यहाँ पर आपका सप्लाई शेड्यूल आना चाहिए, जो यहाँ पर आपको लिखना है कि भी सप्लाई शेड्यूल। देन नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे सेकेंड पॉइंट की डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में डाउनवर्ड स्लोप करता है डिमांड कर्व। एंड सप्लाई कर्व है तो सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड, ये अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसीलिए यहाँ पर देखो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये डिस्टिंग्विश पॉइंट हो गया। देन थर्ड वन डिमांड कर्व हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, डिमांड एंड प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर है ना प्राइस गिरेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, अगर डिमांड प्राइस फॉल करेंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी। सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, अगर है ना डिमांड यहाँ पर सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस सप्लाई एंड प्राइस के बीच में। अगर है ना बंदा सप्लाई बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ा देगा, सप्लाई घट रहा है तो उसका प्राइस भी घट जाएगा, ऐसे है। नाउ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू अ राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज होना ड्यू टू फॉल इन प्राइस, इसके प्राइस गिरने पर, कमोडिटी के प्राइस गिरने पर जो डिमांड इंक्रीज होती है उसको हम एक्सपेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड को एक्सटेंशन ऑफ डिमांड भी बोला जाता है। एक्सटेंशन ओनली प्राइस की वजह से, ओनली प्राइस की वजह से अदर फैक्टर्स है ना वो अनचेंज रहते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं, जैसे कि टेस्ट हुआ, इनकम हुआ कंज्यूमर का, वो कांस्टेंट रहता है, अनचेंज रहता है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होता है, इट रिफर्स टू फॉल इन डिमांड, यहाँ पर डिमांड गिरती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है यहाँ पर ड्यू टू राइज इन प्राइस ओनली, और ये भी है ना खाली प्राइस की वजह से ही इसमें गिरावट आती है। तो लेकिन यहाँ पर राइज इन एंड फॉल, तो ये डिस्टिंग्विश यहाँ पे पॉइंट हो गया डिस्टिंग्विश का, क्या कि राइज एंड फॉल, ये वर्ड आप देखेंगे तो राइज एंड फॉल, बस इतना सा ही यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस ओनली while other factors like taste, income of the consumer remain unchanged. देन सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे कि डिमांड मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डिमांड जो है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का जो डिमांड का कर्व है
वो है ना डाउनवर्ड मूव करेगा ऑन द सेम डिमांड कर्व पे, सेम डिमांड कर्व पे हम उसका डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाएंगे। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होता है, डिमांड कर्व मूव्स इन अपवर्ड, अपवर्ड की तरफ मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ऑन द सेम डिमांड कर्व, सेम डिमांड कर्व पर अपवर्ड मूव करेगा। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में आप पेज नंबर 23 पर डायग्राम दिया हुआ है, पेज नंबर 23 पे जो डायग्राम दिया है वो डायग्राम भी आप चाहिए तो डिस्टिंग्विश पॉइंट में ले सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का आप डायग्राम ले सकते हैं पेज नंबर 23 पे 3.7 मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं दिखाया है, आप डायग्राम भी प्रेजेंट कर सकते हो डिस्टिंग्विश के लिए। एंड डायग्राम इसके लिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के लिए पेज नंबर 24 पे आपको 3.8 डायग्राम लेना है, 3.81 3.8। नाउ इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज इन डिमांड की बात करेंगे तो इट रिफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस, फेवरेबल चेंजेस की वजह से जो क्वांटिटी की डिमांड में इंक्रीज आता है, बढ़त होती है मतलब, जबकि है ना प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आता, प्राइस एज इट इज रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, तो उसको इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। एंड डिक्रीज इन डिमांड कैसे बोलते हैं, तो इट रिफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी की डिमांड में जो डिक्रीज आता है ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस, अनफेवरेबल चेंजेस की वजह से जो गिरावट होती है। यहाँ पर देखो क्या डिस्टिंग्विश पॉइंट में यहाँ पे क्या कीवर्ड है, देखो इंक्रीज अनफेवरेबल चेंजेस, यहाँ पर डिक्रीज मतलब डिक्रीज अनफेवरेबल चेंजेस, तो यहाँ पर जो की वर्ड है वो है अनफेवरेबल चेंजेस और यहाँ पर है फेवरेबल चेंजेस, जबकि प्राइस है ना कांस्टेंट ही रहता है। तो ये काफी आसान है, याद करना हो तो आप इस की वर्ड के साथ आप आराम से इजीली उसको लिख सकते हो। नाउ सेकंड, यहाँ पर डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट, ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट होती है, ओरिजिनल डिमांड कर्व के राइट हैंड साइड में ये शिफ्ट होती है। एंड डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर राइट वर्ड लिखा हमने और यहाँ पर हम लेफ्ट लिख रहे, तो डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। डायग्राम्स आपको बहुत अच्छे से स्टडी कर लेना, क्योंकि डायग्राम्स का बेनिफिट आपको क्वेश्चन नंबर 5 में भी मिलेगा, जहां पे आपको ऑब्जर्व करके आंसर्स लिखने होंगे। नाउ यहाँ पर आपको चाहिए तो आप डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ भी डिस्टिंग्विश बिटवीन दे सकते हो। इंक्रीज इन डिमांड का जो फिगर है वो 3.9 फिगर आपको लेना है पेज नंबर 24 से, एंड डिक्रीज इन डिमांड में आपको रिफर करना है फिगर नंबर 3.10 पेज नंबर 24 पे ही दिया है ये भी। नाउ 11th डिस्टिंग्विश बिटवीन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे बोलते हैं, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट अ गिवन प्रोपोर्शनल चेंज इन इट्स प्राइस। किसी कमोडिटी की जो डिमांड में जो चेंजेस आता है, परसेंटेज चेंजेस आता है, जो प्रोपोर्शनल चेंजेस आता है, वो चेंजेस उसके प्राइसेस की वजह से आता है। चेंज इन प्राइस, जब उसकी प्राइस में चेंजेस होता है तो उसकी वजह से आता है। नाउ इनकम इलास्टिसिटी में क्या होगा, क्या लिखेंगे हम, तो इनकम इलास्टिसिटी इज द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जहां पर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो क्वांटिटी की डिमांड में जो चेंज आता है वो चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन द इनकम ओनली, इनकम के वजह से ही वो चेंज आता है। यहाँ पर प्राइस की वजह से आया, यहाँ पर इनकम की वजह से आया, ये इसका मेन यहाँ पर की डिफरेंस हो गया। नाउ देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब अपोजिट। अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड गिरेगी, अगर प्राइस घटेंगे, प्राइस फॉल होंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी। नाउ इनकम इलास्टिसिटी में क्या होता है, अपोजिट है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। आप इनवर्स को इनडायरेक्ट रिलेशनशिप भी बोल सकते हो, एक बढ़ा तो दूसरा गिरा, दूसरा बढ़ा तो दूसरा गिरा, ऐसा। एंड इन देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। यहाँ पर इनकम एंड डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर इनकम बढ़ती है बंदे की तो उसकी प्रोडक्ट्स को खरीदने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसीलिए डिमांड भी बढ़ेगी। तो इनकम एंड डिमांड। नाउ इसको आप है ना सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप ले सकते हो, परसेंटेज डेल्टा इज क्यू अपॉन परसेंटेज डेल्टा पी वाला भी ले सकते हो, या आपको इस तरीके से फॉर्मूला लिखना है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ई वाई इज इक्वल्स टू, ई वाई मतलब इनकम इलास्टिसिटी, यहाँ पर जो ई वाई लिखना है हमको, यहाँ पर ई वाई आना चाहिए था, ये जो पॉइंट है यहाँ पर चेंज हो गया, ये जो पॉइंट है आपको लिखना है यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी के यहाँ पर लिखना है
थर्ड पॉइंट यहाँ पर आप है ना चेंज कर लेना, ये इनकम इलास्टिसिटी का, ये जो मैं रीड कर रही हूँ, ई वाई इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन, या फिर है ना बेटर है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं इस ये वाला जो पार्ट है इसको बेटर है कि मैं इसको आपको ये पार्ट देती ही नहीं हूँ, आप इस पार्ट को मत लीजिएगा। आप फॉर्मूला इसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ तक ही आप लीजिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें आपको सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन लेना है। तो आप पेज नंबर 28 पे आपको प्राइस इलास्टिसिटी का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, एंड इनकम इलास्टिसिटी में अगर आपको लेना है तो आपको पेज नंबर 27 पे सिंबॉलिकल इसका रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। क्योंकि क्या है इस पॉइंट में यहाँ पर इस पॉइंट में ना एरर हो गया, टाइपिंग एरर, तो यहाँ पे ये पॉइंट नहीं लेना है आपको, खाली 2 पॉइंट्स आप लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट आपको लेना है तो आप यहाँ से इनकम इलास्टिसिटी के पॉइंट में जाकर इनकम इलास्टिसिटी का सिंबॉलिकल फॉर्मूला ले लीजिए, एंड प्राइस इलास्टिसिटी के पॉइंट में जाकर आप पेज नंबर 27 एंड 28 आपको रिफर करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने 11 जो है ये डिस्टिंग्विश बिटवीन आपके साथ शेयर किए। तो ये इसके बाद में और जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो टोटल है ना अराउंड 31 है कि 33 डिस्टिंग्विश बिटवीन है, आई डोंट रिमेंबर वेल। तो यहाँ पर मैं जैसे जैसे वर्कआउट कर पा रही हूँ वैसे वैसे आप लोगों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग रिवाइज कर सके। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर नहीं करना नहीं भूलना है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।